कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है, पूछिए भाई। हाँ बताइए भाई। एमसीक्यू का 6 वाला, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है 6 नंबर है, ये आपका जून 2018 का क्वेश्चन है। नहीं, कोई सन नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही है भाई, कोई सन नहीं लिखा है, ऐसे ही है इसका मतलब। तो आपको क्या सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है, आपको dx डी बाई डी टी ऑफ, ऐसे दे रहा है, लिखा है उन्होंने डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी वाई टी, और यहां लिखा आपका एक्स टी प्लस वाई टी, और नीचे लिखा है यहां पर माइनस का वाई टी। ये आपका ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है सोल्यूशन स्पेस इज स्पेंड बाय, मतलब ये पहले सोल्यूशन निकाले फिर बताते हैं क्या है मतलब उसका। भाई ये डी बाई डी टी यहां भी जाता है, डी बाई डी टी यहां भी ऐसे होता, मालूम ही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका डी बाई डी टी एक्स टी, और ये नीचे क्या हो जाएगा डी बाई डी टी वाई टी, और इधर क्या लिखा हुआ है एक्स टी प्लस वाई टी, और ये लिखा है माइनस का वाई टी, डी बाई डी टी एक्स टी डी बाई डी टी वाई टी, ये लिखा आपका एक्स टी प्लस वाई टी और माइनस वाई टी। चलो इक्वल है ना, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, ये लिखा आपका एक्स टी, भाई एक्स टी जगह एक्स कर दे रहे, ठीक है, और वाई टी को वाई लिख दे रहे, बहुत दिक्कत हो रही है इसे लिखना बार बार, तो ये लिख दे रहे बस डी एक्स बाई डी टी, और उधर क्या लिखा है बताना जरा एक्स प्लस वाई, और ये लिखा आपका डी वाई बाई डी टी, और इक्वल टू लिखा है माइनस का वाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ये वाला कर लो, ये आसान है सिंप्लीफाई करना, जो पूरा वाई में ही है, डायरेक्ट कर लो। कितना लिखा जाएगा, इसको इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई बराबर माइनस का डी टी, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर देते, इसके बाद लॉग वाई और लॉग टी प्लस का लॉग सी वन, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा लॉग टी नहीं, वो टी है खाली, गलत लिख गया हमसे, इंटीग्रेट कर रहे हो ना तो dt का t हो जाएगा भाई, और कांस्टेंट जोड़ देना log c1, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, ठीक है, log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log y अपॉन c1, और इधर लिखा माइनस t, तो y आ जाएगा c1 e की पावर माइनस t, है ना। y की वैल्यू यहां यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा dx बाई डी टी माइनस का x, y की वैल्यू है c1 e की पावर माइनस t, है ना, ये तो लिखा है। अब इसको सॉल्व करना होता है सबको, इसको तो IF से सॉल्व करते हैं भाई, IF से सॉल्व करते हैं, तो इस फॉर्म का बन रहा है dx बाई डी टी प्लस का px बराबर q, तो p कितना हो गया आपका -1, q कितना हो गया आपका c1 e की पावर माइनस t, और आप IF निकालते हो पहले, ये हो जाता है e की पावर इंटीग्रल p, नीचे t है, नीचे t है इसलिए dt लिखोगे यहाँ पर, और ये p की वैल्यू कौन है माइनस का 1, और ये लिखा आपका dt का हो जाएगा t e की पावर माइनस t, है ना। जरा सा स्क्रीनशॉट लेना, जरा ऊपर से इरेज करना है हमको, e की पावर माइनस t हो गया, चलो इरेज करते हैं हम लोग। फिर आगे क्या होता है आपने पढ़ा ही भाई, ऊपर कौन वेरिएबल है, x था ऊपर यहाँ पर वेरिएबल ना, तो कहोगे x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी टी लिखोगे, क्योंकि नीचे t था, जब नीचे जो वेरिएबल हो तो वो इंटीग्रेट उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कांस्टेंट c2 क्योंकि c1 तो पहले से ही है क्वेश्चन में, तो x आई एफ कौन है आपका, आई एफ e की पावर माइनस t, q है आपका c1 e की पावर माइनस t,
IF है e की पावर माइनस टी dt प्लस का C2, ये हो जाएगा C1 बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस 2t dt प्लस C2 e की पावर माइनस 2t का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2 और प्लस C2 e की पावर x e की पावर माइनस t। तो यहां से x आ गया, वहां से y आ चुका पहले ही, बस हो गया आसानी से। तो ये आपका e की पावर माइनस टी का पूरा डिवाइड कर देना, e की पावर माइनस टी का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2 C1 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी और यहाँ डिवाइड करोगे हो जाएगा C2 e की पावर t। कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो x और y हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन ऐसे लिखते हो आप, यहाँ xt था और यहाँ था yt ऐसे लिखा था, तो ये x का मतलब xt का मतलब ये पूरी वैल्यू, ठीक है, माइनस का 1/2 x का मतलब xt, ये पूरी वैल्यू माइनस का 1/2 C1 e की पावर माइनस 2 प्लस का C2 e की पावर t और yt की वैल्यू कौन है C1 e की पावर माइनस t। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए भाई, इतने में कोई डाउट हो बताइएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन स्पेस, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन स्पेस इज स्पैन्ड बाय इतना, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए पहली चीज तो ये है कि हम आपको कभी भी आपको इस तरह से दिया हो कि सॉल्यूशन स्पेस का मतलब यही एक्स और वाई की जो वैल्यू आई उसी की बात हो रही है, तो देखना एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना, कैसे, C2 वाला टर्म इसमें नहीं है, अपनी मर्जी से इसको 0 C2 कर लो जरा, C2 वाला टर्म नहीं है तो इसको 0 C2 कर लो, ठीक है, जब C2 वाला टर्म नहीं है तो इसको 0 C2 कर लिया हमने, और यहां से क्या बन जाएगा जरा देखना, C1 और ये लिखा आपका C2, इसको तो ऐसे, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग C1 और ये लिखा माइनस का 1/2 e की पावर माइनस टी और यहाँ C1 के साथ क्या e की पावर माइनस टी और फिर प्लस लिखते हैं C2 और ये लिखा आपका e की पावर t और यहाँ लिखा आपका 0। यार ये आ रहा है, क्या दे रहे हैं उनको उठा करके भाई, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन स्पेस इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, या केवल स्पैन्ड बाय इतना e की पावर t और 0, और दूसरा है आपका, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या भाई, यही है ना फिर, तो कोई बात नहीं भाई, हम एक बात बता रहे हैं आपको, एक सेकंड काम करना, ऑप्शन से चेक कर लो जरा, क्योंकि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कभी इस तरह का आ जाए तो आप कहोगे सॉल्यूशन स्पेस का मतलब यही x2 और y2 जो आया वो इज स्पैन्ड बाय, कभी इस तरह का आ जाए C1 और C2 के टर्म में से लिख लो बाहर का जिसने लिखा है, सॉल्यूशन स्पेस इज स्पैन्ड बाय, ऐसे लिखते हो आप माइनस का 1/2 e की पावर माइनस टी और माइनस इतना, एंड दूसरा वाला कौन है e की पावर t और 0, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब उनका जो ऑप्शन है वो उन्होंने हो सकता है कुछ बनाया हो जोड़ घटा करके, तुम ऑप्शन से मिला ले रहे, ऑप्शन से मिला ले रहे हो, तो उन्होंने जोड़ घटा के कुछ बनाया हो शायद, तो हम इसको ऑप्शन से बना रहे जरा सा, तो ऑप्शन से चेक कर रहे, देखिए अगर मैच करता है तो इसका मतलब ऑप्शन सही है। तो सारे ऑप्शन नहीं चेक कर रहे हैं, जो अभी आंसर में आ रहा है वही ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम खाली, सारा ऑप्शन नहीं चेक कर रहे भाई, बहुत टाइम जाएगा, तो जो आंसर में आ रहा है पीछे से देख के वही ऑप्शन खाली चेक कर रहे हैं, बाकी आप जब करोगे सारे चेक करोगे आप। ये आपका ये लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ इससे और इससे कह रहा है स्पेंड कर रहा है, इसका ये मतलब हो गया है, मतलब xt और yt कितना आ रहा है,
एक्स टी और वाई टी कह रहा है कितना हो जाएगा ये, इससे स्पेंड करने का मतलब है इसमें C1 का मल्टीप्लाई और इसमें C2 मल्टीप्लाई। हम चेक कर ले रहे कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। C1 अंदर गया, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ C2 में दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होंगे, पहला ऊपर वाला ऐड, नीचे नीचे वाला ऐड, तो क्या बन जाएगा फाइनली बताना जरा। C1 e की पावर माइनस टी और C2 साइन हाइपरबोलिक टी माइनस का 2C1 e की पावर माइनस टी प्लस C2 e की पावर माइनस टी। ये इरेज कर रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लेना है बाहर। साइन हाइपरबोलिक टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एक्स टी वाई टी साइन हाइपरबोलिक टी जानते हो क्या होता है, ये होता है e की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 2, जानते हो भाई सब लोग। और यहां पर आपका लिखा है माइनस का 2C1 प्लस C2 e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी वाला एक साथ ले लो जरा सा, तो कितना आगे जरा बताना भाई। C1 माइनस का 1/2C2 e की पावर माइनस टी और ये प्लस लिखा है C2 e की पावर टी, और ये तो आपका लिखा हुआ है माइनस का 2C1 प्लस C2 e की पावर माइनस टी। देखो ये और ये यही है, ये और ये जो ऊपर लिखा है वो ये जो ये लिखा है ये वही चीज है। जरा इसको सही से लिखे हम फिर से एक बार, माइनस का 1/2 कांस्टेंट का फर्क वैसे भी नहीं पड़ता, मैंने बताया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैसे फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का 1/2C1 e की पावर माइनस टी और प्लस का C2 e की पावर टी, और ये आपका हो जाएगा C1 e की पावर माइनस टी। ये आपका ये लिखा ना, ऐड करके वापस कर दिया हमने, तो वही चीज लिखा है भाई, ये बिल्कुल सही है, वही चीज लिखी हुई है, सेम है सेम है। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं भाई, बिल्कुल सही है बिल्कुल। ये आपका पूरा कौन है, ये आपका पूरा ये कांस्टेंट हो गया। हाँ हाँ कांस्टेंट अलग आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत वाला ले ले, चलो गलत वाला ले ले रहे हैं जरा सा ऑप्शन, गलत वाला ले रहे हैं भाई। यहां पर क्या है, कांस्टेंट अपनी मर्जी से कुछ और नहीं रख सकते हो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही रिप्लेस कर सकते हो। ये नहीं कि C1 अपनी मर्जी से 0 ले लिया, C2 अपनी मर्जी से ये ले लिया, ये चीज नहीं कर सकते आप, ठीक है। बिल्कुल सही है ये आपका, ये उल्टा है, बिल्कुल सही है। देखो हम दिखा रहे हैं आपका ये उल्टा है, देखो देखो ध्यान से देखो सब लोग, देखो ये जो लिखा है, ये जो लिखा है वही चीज लिखी है। C1 माइनस C2, C1 माइनस 1/2C2 को माइनस 1/2C1 लिख देना ऐसे, और ये ऐसे ही, और यहां पर माइनस 2C1 प्लस C2 को C1 लिख देना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये वाला ये बन गया ना, ये इसका मतलब है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब गलत वाला लेके दिखा रहे हैं हम आपको, गलत वाला लेके दिखा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं, भी देखना खुद ही बन जाएगा। वो गलत वाला साफ आपको दिख रहा है गलत है, हम आपको दिखा रहे कैसे है। जैसे 1 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन पहला दिखा रहे हैं हम आपको, ऑप्शन 1 दिखा रहे हैं हम आपको, चेक करके दिखा रहे हैं। ये लिखा है, कह रहा है इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। वही स्पैन्ड बाय का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब है ये आपका कौन हो जाएगा XT, और ये लिखा है YT, तो ये आपका हो जाएगा कितना C1। ऐसे तो होता है भाई स्पैन्ड बाय या लीनियर कॉम्बिनेशन का, तो इसमें C1 का मल्टीप्लाई और उसमें C2 का मल्टीप्लाई।
ऐसे इसको करते कैसे, C1 का इन दोनों में, C2 का इन दोनों में कितना आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड, पहला पहला ऐड, दूसरा दूसरा ऐड, तो ये आ जाएगा C2 e की पावर t और ये आ जाएगा C1 e की पावर माइनस t। कहाँ मैच कर रहा है, बिल्कुल अलग है भाई। आप कांस्टेंट को कुछ भी ले लो, ये नहीं बन सकता है, नहीं मैच कर रहा ना। बताइए भाई, सब लोग बताइए, कोई डाउट, ये वाला ये नहीं बन सकता है भाई। क्या कह रहे, फिर से बताइए एक बार। कांस्टेंट का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब ये नहीं कह रहे हम, हमने आपको एक बात बताई थी, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होते हैं C1 C2 C3 ये जो भी हैं, उनको आप एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे सकते हो, ये समझ लो भाई सबसे अच्छे से बात। ये नहीं कहीं लिखा है C1 लिखा है तो आप इसको C1 e की पावर t लिखा है। हाँ हाँ हाँ, फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई ऋषभ भाई, बताइए फिर से। हाँ हाँ हाँ, C1 किस वाले, इस वाले ऑप्शन में बोल रहे इसी में, तो ये तो गलत है ना, साफ दिख रहा है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। ऊपर e की पावर t और माइनस t दोनों टर्म आ रहा है, जबकि इसमें सिर्फ e की पावर t का टर्म आ रहा है ऊपर, ये वाला तो सही है लेकिन ऊपर वाला गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। हाँ अब हम बता रहे, हाँ देखिए हम आपको बताएं, अब आपका ये तो गलत है ऑप्शन, ऐसे दूसरा वाला आप खुद चेक करना, दूसरा वाला भी गलत ही आएगा। ठीक है, अब बात आती है नीचे वाली, बात आती है ऑप्शन थर्ड, एक बार फिर से हम लिख रहे हैं, एक बार ऑप्शन थर्ड, एक बार ऑप्शन थर्ड फिर से लिख रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लिया एक बार बोल देना जरा सा भाई, जरा सा, अगर स्क्रीनशॉट आपने लिया एक बार बोल दो जरा सा, स्क्रीनशॉट लेके फिर से नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन थर्ड एक बार फिर से चेक कर रहे हैं, एक बार बता दे रहे आपको, स्क्रीनशॉट लिया तो एक बार बोल दो जरा सा। ऑप्शन फोर्थ भी नहीं मैच कर रहा है, कर रहा है ना, हाँ वो भी कर रहा होगा। हाँ ऑप्शन थर्ड क्या था, एक बार फिर से बोल दो ऋषभ भाई, बोल दो एक बार जरा सा, हम आपको क्लियर कर दे आपका कंफ्यूजन। C1 e की पावर माइनस t, हाँ आगे, और नीचे वाला क्या था, C2 e की पावर माइनस t। हाँ अब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं ऋषभ भाई, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ ये पूरा लिखा हुआ है बिल्कुल सर, नहीं तो उससे हम आपको बताएं, नहीं 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 ऋषभ भाई, C1 और C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आपको डाउट है तो आप एक काम कर लो, इसको आप नया कांस्टेंट मान लो, इसको नया कांस्टेंट मान लो आप, चलो C1 डैश मान ले रहे, मान लिया C1 डैश, C1 डैश मान लिया, ठीक है, ठीक है, हमने आपको बताया भी था, और ये तो आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, इसको भी एक नया कांस्टेंट मान लो, चलो C2 डैश मान लो, C2 डैश मान लो इस नया कांस्टेंट, और ये ऐसे ही, और अब आप बताओ ये और ये सेम नहीं है, नहीं बिल्कुल सेम है। अब हमने देखो यहां पर C1 डैश है, यहाँ 1/2 C1 माइनस 1/2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आपको बताया था, हमने आपको बात बताई थी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई में कुछ लिखा हो, अगर वो अलग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, तो जो C1 डैश है वही -1/2 C1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो C1 डैश को -1/2 C1 लिख दो और C2 डैश को आप C1 लिख दो वापस, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप, हाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फिक्स नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि अपनी मर्जी से C1 डैश की वैल्यू 1/2 ले ली, 1/2 C1 ले सकते हो, -1/2 C1 ले सकते हो, फिक्स वैल्यू नहीं ले सकते हो अपनी मर्जी से। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कि C1 डैश की वैल्यू आपने अपनी मर्जी से 1/3 ले ली, या C1 डैश की वैल्यू अपनी मर्जी से 3 ले ली, या C1 डैश की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 ले ली, -1 ले ली, 2 ले ली,
नहीं, फिक्स नहीं रख सकते हो आप। C1 डैश की वैल्यू अपनी मर्जी से -1/2 C1 ले लो, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स थोड़ी है, -1/2 C1 तो कुछ भी हो सकता है। C1 क्योंकि अलग अलग है, बिल्कुल सही, आप कुछ भी ले, यहाँ पर फिक्स नहीं ले सकते। याद रखना कोई चीज अभी जब भी आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप C1 C2 ले रहे हो या C1 डैश C2 डैश आपने लिखा है, उसको फिक्स नहीं ले सकते हो आप उसको आर्बिट्रेरी कुछ भी ले सकते हो। और ये C2 डैश आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फिक्स नहीं। ये नहीं कि C2 डैश की वैल्यू आपने 1 ले ली, 2 ले ली, 1/2 1/3 नहीं। हाँ, 1 वो C1 ले लो, C2 डैश की वैल्यू चल जाएगा। C2 डैश को C1 डैश C1 प्लस C2 ले लो, C2 डैश को आप खाली C1 ले लो, C2 डैश को आप 1/2 C1 ले लो, -1/2 C1 ले लो। तो चलो C2 डैश को हम C1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑप्शन 4 आपको खुद ट्राई करना है, वो भी मैच करेगा। दिक्कत हो हमको बताइएगा, हम कर देंगे उसको भी। और डाउट हो बताइए, कोई डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल एक भी डाउट मन में नहीं रखिएगा, सब लोग से कह रहे हैं कोई भी डाउट नहीं रखना भाई, ठीक है। बीएससी एमएससी नहीं कि बस आपने पढ़ लिया बस हो गया काम खत्म, वही आ गया एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसकी चांस। हाँ 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 बोलिए। हाँ, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का है, अगर आपका इस तरह का आपका निकला है और आने के बाद ज्यादातर, तो पहली बात तो आपको बताया, ज्यादातर ये होता है कि जब ये निकल गया, निकलने के बाद जो ये आया है आपके ऑप्शन से मैच हो जाता है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो ऑप्शन से मैच चेक कर लो, ऑप्शन चेक करके देखो भाई कि कोई ऑप्शन है जो आपके इस तरह से बन जाएगा आपका। अगर कोई ऑप्शन इस तरह का बन जा रहा है तो इसका मतलब है वो ऑप्शन ट्रू है, जैसे कि इसमें ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है लीनियर कॉम्बिनेशन वाले में, ऐसा होता है कि आपने XT/YT ऐसे बनाया और बनाते ही आपको आंसर मिल जाएगा, आपको बनाते ही आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे ये बनाते ही आपका सेम ऐसे ही ऑप्शन में आ रहा होगा एग्जाम में, सॉरी ऐसे ही ऑप्शन आ रहा होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, ऐसे आ रहा होगा। लेकिन कभी कभी नहीं आ रहा होता है, तो फिर आपको ऑप्शन से मैच करा के चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन बन सकता है हमारे आंसर पे, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम अपना आंसर बना सकते हैं। तो अब ऑप्शन को हमने चेक करा, ऑप्शन 3, ऐसे ही आपको ऑप्शन 4 चेक करना है, ऐसे आपको ऑप्शन 4 चेक करना है, और ऑप्शन 4 भी आपका ये बन जाएगा। अगर नहीं बन पा रहा है तो हमको बताइए, हम बना देंगे, ठीक है। और बताइए कोई डाउट और पूछिए, डाउट को पूछिए भाई, ठीक है, जितना पूछेंगे उतना हम बताएंगे। हफ्ते 10 दिन बाद क्लास करीब हम यहाँ पर इसको बड़ी क्लास कर देंगे इसको, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका जल्दी से जल्दी हो। और लोग बताइए, इस पेपर में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, या लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे उसमें टाइम लगता है भाई, ठीक है। फिर बाकी टाइम नहीं लगता ज्यादा किसी में, इसमें और लीनियर अलजेब्रा में टाइम लगता है ज्यादा। नहीं भैया, ये पेपर जो हम आपको बता दें, ये पेपर इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि आप ये पेपर, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन टाइम टेकन हो रहे हैं एग्जाम में, आप फौरन उसको छोड़ दो। ये नहीं कि कसम खा ली कि हम इसको सॉल्व करके ही छोड़ेंगे, 15-15 20-20 मिनट लग गया इस क्वेश्चन में, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन पूरे हो ही नहीं पाए, छूट गए। तो इसलिए हम आपसे बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जाम में बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन जल्दी से हो रहा है 5-7 मिनट में, वो क्वेश्चन कर लो। अगर टाइम लग रहा है तो फिर छोड़ दो। हाँ, आपका इसीलिए हम कहते हैं पहले लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, इनके जल्दी होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इनके क्वेश्चन जल्दी होते हैं, वो करिए, इनके शॉर्टकट नहीं होते भाई। जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे वहां खूब शॉर्टकट बनेंगे, वहां खूब शॉर्टकट बनेंगे आप, बिल्कुल बहुत सारे शॉर्टकट हम पढ़ाएंगे वहां पर, जिससे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मुश्किल तो 2-2 लाइन में हो जाएंगे कई बार। तो लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस में खूब शॉर्टकट बनते हैं। और जो हमने भेजा था ऋषभ भाई, वो हमने ये नहीं भेजा था आपको कि आपको मिनिमम इतने नंबर लाने हैं। हमने पिछले साल नवंबर का एनालिसिस था, कहीं हमको मिला था तो हमने भेज दिया था कि रियल एनालिसिस करीब 73। अच्छा, रियल एनालिसिस करीब 73 नंबर की आई थी। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, पता है आपको, यही अकेले करीब 120 नंबर की यही आ जाती है करीब। हमने बताया भी था आपको, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा मिला के 120 से 130 नंबर तक, कभी कभी 140 नंबर, 200 नंबर का पूरा पेपर टोटल होता है। तो 120 से 130 नंबर के बीच यही आती है अकेले लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस।
और यही आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप भाई 120 नंबर की आ रही है, 120 की पूरी तो नहीं कर लोगे भाई, पॉसिबल नहीं है। यही अच्छे से आप तैयार कर लोगे 75-80 नंबर की तो आप यही करके आ जाओगे। और बाकी और भी चीजें हैं भाई, 120 नंबर की आ रही है तो आप 75-80 नंबर का भी कर ले भाई, पूरा 120 नहीं लगा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो 120 नंबर में अगर आप 80 नंबर तक भी कर ले गए, 75-80 नंबर भी कर ले गए, लीनियर अलजेब्रा और रियल मिला करके दोनों सही करने का मतलब सही करना है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, आप अंधी नहीं लगा सकते हो कि ये भी लाओगे इसका ये आंसर होगा, मन में सोच के अंधी मार दिया, अंधी नहीं मार सकते हो। पार्ट सी में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहां अंधी मार सकते हो आप, लेकिन वो तब मारना अंधी जब लास्ट में एकदम आखिरी में आप नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पूरा पेपर कर चुके अपने हिसाब से, तब मारना। और ये पार्ट सी में अंधी मारोगे क्यों, कितनी ज्यादा क्यों मारोगे भाई, क्योंकि सिर्फ 60 में 20 क्वेश्चन तो करने हैं, ये नहीं अंधी मारते मारते 30-35-40 क्वेश्चन कर डाले। पार्ट सी में 60 नंबर में 60 क्वेश्चन होते, 20 करने होते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पीछे हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे, वो भी कर लेते हैं। एचसीक्यू का चौथा क्वेश्चन दिसंबर 2012 का है। कह रहा है y की वैल्यू दे रहा है आपको, yt की वैल्यू दे रहा है y1 और y2 इस तरह से ना, और कह रहा है dy बाई dt जो है आपका वो आपका है ay, जहां पर t जो है वो 0 से बड़ा है। y अच्छा, अब इसको लिख दिया भाई, कर दे जरा सा ऋषभ भाई, इसको कर दे, बिल्कुल देख रहे हैं। जहां पर a क्या है, वेयर a जो है वो आपका इज 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है उसमें, सब कांस्टेंट है। 2x2 कांस्टेंट मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, मतलब मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट कैसे हैं, रियल हैं, विद रियल एंट्रीज, मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट रियल हैं। फिर कह रहा है ट्रेस ऑफ ए आपको 0 दे रहा है। ट्रेस क्या होता है, अगर मैट्रिक्स की वीडियो देखी होंगी तो आपको याद होगा, नहीं देखेंगे तो हम बता देंगे, यहां पर भी कोई बड़ी चीज नहीं, छोटा सा काम है, बता दे रहे हैं भाई। मैट्रिक्स की वीडियो जो हमने भेजी है इस प्लेलिस्ट, सब लोग देख लो, वो बेसिक मैट्रिक्स है, वो आता रहेगा। तो जब हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे वहां पर मैट्रिक्स है तो बहुत जल्दी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सारी चीजें आपको आती रहेंगी, बहुत जल्दी सब चीजें हो जाएंगी। रैंक एंक निकालना वो तो हमको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, हम जल्दी से स्पीड में पढ़ा देंगे, सब हो जाएगा। इसीलिए हमने मैट्रिसेस की पूरी भेज दी थी प्लेलिस्ट, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज टाइम निकाल के देख ले, मेहरबानी करके। पूरी प्लेलिस्ट भेज दी थी मैट्रिसेस की, पूरी बीएससी सेकेंड ईयर की मैट्रिक्स है वो। तो कह रहा है y1 y2 बोथ आर मोनोटोनिकली, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे, ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है कि y1 y2 जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, y1 y2 जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, y1 y2 जो है ऑसिलेटिंग है, y1 y2 दोनों कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब दोनों की वैल्यू कोई कांस्टेंट आ रही है। देखो पहले तो काम करिए, आपको ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो आप, तो उसके लिए आपको y तो दिया है y1t y2t, a आपको मालूम होना चाहिए। a क्या है, एक मैट्रिक्स है, हमेशा एक कोई मैट्रिक्स होती है। अब ए मैट्रिक्स को आपको बनाना पड़ेगा, और कैसे बनाना पड़ेगा, उन्होंने दी नहीं है ना ये मैट्रिक्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए को आप कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ कि उसका ट्रेस 0 आए, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आए। भाई ट्रेस क्या होता है, जिनको नहीं मालूम उनको बता दे भाई, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स अगर आपको ए ऐसे दी हुई है, 1 2 ऐसे दी हुई है, 1 2 3 4, तो ट्रेस कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा 1 + 4 यानी 5। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल के एलिमेंट का सम। चलो अब आप एक मैट्रिक्स बनाइए जो कि 2 × 2 की है, यानी जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, ट्रेस आपका 0 हो, डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा हो। तो चलो लेट करे, मानो बड़े मान लो, बहुत सारे मैट्रिक्स कुछ भी मान सकते हो आप, तो हम ये मान ले ट्रेस 0 है तो दोनों 0 रख दो। देखो ट्रेस कितना आ रहा है, सम 0 है ना, तो ट्रेस 0 हो गया। बाकी आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन छोटी ही मानना, ज्यादा बड़े नंबर ना लिखना, ज्यादा बड़े नंबर लिखोगे तो फिर ये दिक्कत होगी।
आज सबसे जाएगा आंसर, उससे मतलब नहीं है। अच्छा, डिटर्मिनेंट आपकी पॉजिटिव है, तो डिटर्मिनेंट आपकी पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या कर दो, देखो यहाँ पर 1 और -1 कर दो। अब देखो यहाँ पर देखो ट्रेस कितना आ रहा है, सब लोग देखो ट्रेस आ रहा है आपका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल का सम करते हैं इस डायगोनल का। कभी भी डायगोनल बोला जाए तो इससे मतलब नहीं होता है, हमेशा इससे मतलब होता है, इससे। ट्रेस कितना हो जाएगा, 0 + 0 0। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई 1, यानी पॉजिटिव, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये ले सकते हो, और भी ले सकते हैं, अच्छा मत सोचना, चाहो तो आप 1 यहां कर दो, -1 यहां कर दो, तो उससे परेशान मत होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, आपको मैट्रिक्स ए ऐसी माननी है जिससे कि ट्रेस आपका 0 आए, डिटर्मिनेंट आपकी 0 से बढ़ जाए। जरूरी नहीं कि जो नंबर हमने रखे वही नंबर आप भी रखो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो नंबर हमने रखे हैं वही नंबर आप भी रखो। यहाँ मैट्रिक्स में ये पोजीशन पे जो जो नंबर हमने रखे हैं वो नंबर आप भी रखो, ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपको ये याद रखना है, ऐसे नंबर रखना है कि ट्रेस आपका 0 आए और डिटर्मिनेंट कितनी आए, डिटर्मिनेंट 0 से बढ़ जाए, ठीक है। चलिए, अच्छा अब आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए ले लिया है, अब यहाँ पर ए रख के पूरा सॉल्यूशन निकाल दे रहे हैं। इतना करिए जल्दी से, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो अब हम ये थोड़ा सा इरेज कर रहे चीजें तो देखना जरा सा, हाँ तो ये आपका कितना आ गया, देखना जरा, dy/dt, ये d/dt ऐसे ही भाई, y की वैल्यू कितनी है, ये y1 y2 लिख दो, बार बार t नहीं लिख रहे ब्रैकेट में, y1 और y2। a कौन है आपका, a अभी आपने माना है 0 1 -1 0, और y फिर वही y1 और y2 t के फंक्शन है, बार बार लिखने रहे। ये हो जाएगा dy1/dt, और यहां जाएगा ये d/dt, यहां भी जाएगा dy2/dt, और ये कितना आएगा जरा बताना भाई, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे y2, यहाँ इसका इसमें करेंगे माइनस का y1, और इसका इसमें करेंगे 0, मल्टीप्लाई करना आता ही भाई सबको, ऐसे होता है ना, इसका इसमें ऐड कर दोगे, इसका इसमें ऐड कर दोगे, है ना, मानो चीज है। चलो इसको इस बराबर इसको बराबर इसके करते हैं एज यूजुअल, तो dy1/dt इक्वल टू y2, और इसको इसके बराबर करोगे, एंड क्या हुआ, अरे सॉरी ये -y1 है यार, गलत कर दिया मैं, सॉरी, ठीक है आप सही है, 0y1 y2, ठीक है, -y1 है, ठीक है, dy2/dt इतना। भाई सभी लोग टाइम निकाल करके जरूर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। बाकी एमएससी फाइनल वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके, भाई उनको दोनों को टाइम देना है, तो जो एमएससी फाइनल वाले धीरे धीरे करके दोनों चीजें करना है उनको, तो उनको तो दोनों चीजें करना है, उनके लिए इतनी ज्यादा हम नहीं इंसिस्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए पहली प्रायोरिटी तो उनका एमएससी फाइनल है। बाकी ये भी पढ़ लोगे, ये भी धीरे धीरे करते चलो, काम नहीं करोगे अगर तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का, तो ये भी आपको करना है, उधर भी करना है, तो ये चीज आपका आ गया, ठीक है। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन हमने ठीक किया, गड़बड़ तो नहीं किया, मल्टीप्लाई 0y1 और इसका इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, y2 आएगा खाली, यहाँ से -y1, ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो इनको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए जरा सा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर रहे हैं हम, इसको हम पूरा ऊपर से हटा दे रहे हैं यार, बहुत दिक्कत हो रही बार बार, इसको हम हटा दे रहे हैं पूरा ऊपर से, अब हम ऊपर से लिखेंगे पूरा। चलो तो अब आपको सॉल्व करना बताया हमने, कैसे सॉल्व करते हैं भाई, यहां से y1 की वैल्यू जो है ऊपर रख दो यहाँ पर, या ये y2 की वैल्यू यहां रख दो, आपकी मर्जी है। तो यहां से आपका ये कितना लिखा हुआ है, y1 की वैल्यू ये है, यहाँ ऊपर रख देना, ये y1 की वैल्यू यहां रख देना, तो जरा बताना क्या आ जाएगा आपका, d/dt, और y1 की वैल्यू कितनी लिखी है, माइनस इधर चला जाएगा, माइनस का dy2/dt, और इक्वल टू क्या लिखा आपका y2, है ना। चलो y2 y1 की वैल्यू हम लोगों ने रख दी, और ये आपका ऐसे ही पूरा में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो d2y2/dt2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर जाएगा -y2, इधर आके हो जाए कितना, प्लस का y2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका d² + 1y2 इक्वल टू 0, आता है सब कोई चीज। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे m² + 1 = 0, तो m बराबर आएगा यहाँ से +-i,
तो ये आपका आ जाएगा कितना, अब तो सबको आता है भाई e की पावर 0, पता है ना, ये तो अल्फा प्लस आई बीटा वाला बन रहा है ना फॉर्म, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपने पढ़ा, इनको नहीं याद है फिर से हम बता दें, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा बनता है, तो CF कितना होता है e की पावर अल्फा t, क्योंकि यहाँ पर t का फंक्शन है, नीचे t वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर t लिखोगे, और C1 cos बीटा t और प्लस C2 साइन बीटा t, यही तो होता है ना। अच्छा, ये आपका अल्फा कितना हो गया, जहाँ पर 0, बीटा है 1, रख दो वहां पर, तो हो जाएगा C1 cos t C2 sin t। अच्छा y2 आ गया, अच्छा y2 आ गया तो y1 भी निकल जाएगा, यहां पर y2 की वैल्यू रख दो, y1 आ जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएट कर दो इसको एक बार जल्दी से, dy2 बाई dt कितना आ जाएगा जरा बताना, माइनस का C1 sin t C2 cos t, है ना, यही तो आ जाएगा आपका। dy2 बाई dt कौन है, माइनस का y1, ये C1 sin t प्लस का C2 cos t, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो ये हो जाएगा y1 आ जाएगा आपका C1 sin t और माइनस का हो जाएगा C2 cos t। तो ये y1 और y2 आ गया। अभी C1 C2 निकालने के लिए उन्होंने कुछ दिया हुआ है, वो भी कर लेते जरा हम लोग, इतना लिख लेना भाई। C1 C2 निकालने के लिए उन्होंने कंडीशन दी है, तो वो कंडीशन लिख लेते हैं बोर्ड पे एक बार, y2 नहीं रेस्ट करना हमको। कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि y0 इक्वल टू दिया है आपको 0 और 1, है ना, ये दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स में 0 1। अच्छा, y0 का क्या मतलब होता है पता है ना आपको, y0 कभी लिखा है, इसका मतलब है y1 0 और y2 0, इसका ये मतलब है। अच्छा भाई, यहाँ पर जब भी y फॉर्म में ना, y का मतलब क्या है बताओ, y1 y2 है इस तरह से, तो y0 हो जाएगा तो y1 0 y2 0, इधर क्या लिखा है बोलो 0 और 1। इससे क्या पता चला कि y1 0 की वैल्यू आपकी 0 है और y2 0 कौन है आपका 1 है। अप्लाई कर दो जल्दी से, y1 0 कितना आएगा जरा बताओ भाई, y1 0 का मतलब है t की जगह 0 रख दोगे, यहाँ t की जगह 0 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ t की जगह रखोगे माइनस C2, तो माइनस C2 आपका 0 है, y2 0 कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर t की जगह 0 रखोगे ये साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ t आप जब आप 0 रखोगे तो cos 0 1 आ जाएगा, तो C1 आपका 1 आ गया, ठीक है, C1 1 आ गया आपका। तो यहाँ पर रख दो जरा y2 और y1 में C1 C2 जो आए हैं वो रख दो जरा सा, तो y1 कितना आ गया आपका, ठीक है, आ गया ना, C1 C2 की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दिया, y1 y2 आ गया भाई। ये sin t और cos t फंक्शन है, सभी जानते हैं साइन और cos फंक्शन कैसे होते हैं, अरे भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होते हैं ना भाई, साइन और cos फंक्शन जो होते हैं सबको पता है भाई, साइन और cos का ग्राफ कैसे होता है भाई, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन x का ग्राफ होता है, हाँ ये ऑसिलेटरी होता है साइन फंक्शन ना, ये साइन t का ग्राफ है, ये साइन t का है, और ये y2 क्या है आपका cos t का फंक्शन है, तो cos t का ग्राफ ये होता है, आपको पता है सब, ये cos t का ग्राफ होता है। तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग थोड़ी होते हैं, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है सिर्फ बढ़ रहा हो, जबकि ये तो बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। ऐसे ये भी देखो, घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन है ना, जब बढ़े और घटे दोनों चीजों ग्राफ कोई, तो वो ऑसिलेटरी फंक्शन है ना ये, तो फिर तो y1 और y2 कैसे हैं, ऑसिलेटिंग फंक्शन है, y1 और y2, so y1 and y2 are oscillating function। ऑसिलेटिंग फंक्शन। चलिए अब बताइए, ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया भाई। हाँ, अभी ये एमसीक्यू का, अभी पांचवा तुम करा ही चुके थे उस दिन, छठा हम और करा रहे, लेकिन उससे पहले एक और चीज पूछ रहे हैं, ये एमसीक्यू का पहला पूछ रहे हैं, वो भी देख लो जरा सा।
अच्छा चलिए देख रहे, वो भी देख ले रहे भाई। पहला तो आसान है, आइगन वैल्यू निकालना है, वो तो आपने वीडियो भेजी उससे देख लिया होगा सबने। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं उससे देख सकते हो आप, आइगन वैल्यू वाले चैप्टर से, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाम से चैप्टर है पूरा, उसमें पूरे में आइगन वैल्यू निकालना बताया गया, पूरे चैप्टर में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है। तो एमसीक्यू का आपका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, तो ये लिखा है आपका dx बाई डी टी, दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है ये आपका लिखा है dx बाई डी टी इक्वल टू ए एक्स, जहां पर मैट्रिक्स ए आपको दे रहा है 3 2 -2 -1, ये आपको दे रहा है। और x जहां पर क्या दे रहा है आपको, x कह रहा है ये है x1 और x2, t का फंक्शन है, बार बार लिखने रहे, x1 है और x2 है, ठीक है। और कोफिशिएंट, अब ऑप्शन हम लिख नहीं रहे भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरे बोर्ड भर जाएगा, ये दिक्कत होगी। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, मतलब ये जो ए है मैट्रिक्स ए जो है, ठीक है, मैट्रिक्स ए जो है कह रहा है रिपीटेड आइगन वैल्यू लेमडा बराबर 1, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकालना। पहले तो ऑप्शन 1 देखो जरा सा, ऑप्शन 1 के लिए आपको आइगन वैल्यू निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा आइगन वैल्यू के पहले निकालते हो ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई निकालो। ए माइनस लेमडा आई निकालने के लिए डायगोनल में से लेमडा घटा देते हैं, डायगोनल में से इसमें लेमडा घटा देते हैं। बाकी कैसे निकलता है हम डायरेक्ट बता रहे पूरा, बाकी और भी एक्सप्लेन है, इसका एक्सप्लेनेशन है जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले चैप्टर देखोगे जो हमने आपको प्लेलिस्ट भेजी है, तो आपको उसमें मिल जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। ये -2 ये 2, डायगोनल में से लेमडा घटा दो, ए माइनस लेमडा आई आ गया। फिर ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 0 कर देते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप, अरे भाई मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कर दो, डिटर्मिनेंट हो जाती है, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कर दो, डिटर्मिनेंट हो जाती है। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, सॉल्व करोगे आप कितना आएगा, ये आपका ये आएगा -3 लेमडा प्लस का लेमडा और प्लस का लेमडा स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये जाएगा लेमडा स्क्वायर और माइनस का 2 लेमडा और प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करोगे लेमडा -1 लेमडा -1 और यानी लेमडा बराबर 1,1। देखो आइगन वैल्यू यही होती है भाई, और दोनों सेम है ना, तो कहोगे रिपीटेड है, तो लेमडा बराबर 1 क्या है, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, लेमडा बराबर 1 इज रिपीटेड आइगन वैल्यू। ये चीज ठीक है, लेमडा बराबर 1 इज रिपीटेड आइगन वैल्यू हो गई, इतना आ गया। ऑप्शन 1 ट्रू है, इसका मतलब है ऑप्शन 1 ट्रू है, यही ऑप्शन 1 में यही कह रहा है, सबके पास नोट्स है, आप देख सकते हो नोट्स में यही कह रहा है। अब कुछ और भी कह रहा है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, इनके लिए पहले आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 की बात करेंगे। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए आपको dx बाई डी टी आपको पता ही है, dx बाई डी टी कितना होता है मालूम है भाई, डायरेक्ट लिख दे रहे, dx बाई डी टी क्या होता है, dx1 बाई डी टी, और दूसरा यहां पर क्या होता है, बहुत बार बता चुके भाई कई बार, यहाँ dx2 बाई डी टी, ठीक है। इक्वल में a कौन है, a इज द मैट्रिक्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और x मालूम ही आपका कौन है, x1 और x2, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3x1 प्लस 2x2 माइनस का 2x1 माइनस x2, ये चीज लिखी है ना, ये इसके बराबर करते हैं एज यूजुअल, dx1 बाई डी टी को 3x1 प्लस 2x2 के बराबर कर देंगे और dx2 बाई डी टी को माइनस का 2x1 माइनस x2 के बराबर कर देंगे, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी ने निकाला है सॉल्यूशन, भाई हमने निकाल लिया, निकाल के बताइए कितना आ रहा है,
हाँ बोलिए, किससे? ए माइनस लेमडा आई, हाँ हाँ हाँ, एक्स, अच्छा एक्स निकालने को आप कह रहे हो ना? ए माइनस लेमडा आई, अरे भाई वो तो आइगन वेक्टर आएगा ना, सॉल्यूशन थोड़ी आएगा वो तो आइगन वेक्टर आएगा ना। तो आपको आइगन वेक्टर, आपको आइगन, हाँ क्वेश्चन 2 में तो आइगन वेक्टर ही पूछा है, वो तो आप उसी से कर लेंगे। हम ऑप्शन 3 के लिए पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं, वो तो उसमें आइगन वेक्टर पूछा है, हमने पहले सॉल्व कर ले फिर ऑप्शन देखेंगे क्या है। आपको आइगन वेक्टर पूछा है ना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 में, वो तो हम उसी से करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे भाई दीपक भाई, वो ऑप्शन 2 में तो आइगन वेक्टर पूछा है, वो तो हम उसी से करेंगे। हम इसको ऑप्शन 3 के लिए सॉल्यूशन निकालना ना, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ ऑप्शन 3 बताइए भाई, ओ सॉरी, ठीक है अब समझ में आया दीपक? चलिए हाँ ये बताइए जरा, इसमें सॉल्व करके बताइए x1 कितना आ रहा है? C1 प्लस C2 t की पावर t। अच्छा x2 बोलिए जरा कितना आ रहा है? x2 माइनस C1 e की पावर t माइनस C2 e की पावर t, ऊपर बाई 2 है, नीचे यहाँ पर बाई 2 है। हाँ भाई हमने कहा ऊपर बाई 2 कैसे पॉसिबल? हाँ अच्छा, ब्रैकेट में लिखा है 2t माइनस 1। अच्छा यहीं पर है 2t माइनस 1, यहाँ पर लिखा आपका 2t माइनस 1, ये है आपका। हाँ दीपक क्या हुआ, यही आ रहा है x1 x2? अरे अब इसमें जो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो ax1 प्लस bx2 e की पावर t आएगा। इसको पहले ये वाले को ठीक करो जरा सा, ये वाले को थोड़ा ठीक कर लो जरा। ये x2 जो दिया है ना, इसको ऐसे लिख दो जरा, ये ऐसे, ये यहां जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा C2t e की पावर t, और ये यहां भी जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा प्लस का C2/2 e की पावर t, ऐसे हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा इधर इस तरफ लिख रहे हैं बाकी। अच्छा C2 वाले कॉमन कर लो जरा, तो x2 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का C1 e की पावर t, और ये C2 कॉमन कर लोगे आप, तो यहां से क्या बचेगा आपका 1/2 माइनस t e की पावर t, 1/2 माइनस t, और ये लिखा आपका कौन, ये लिखा है आपका यहाँ C2 e की पावर t, ये लिखा आपका ना, ये चीज आपका x2 है इस तरह का। इसी को हमने जो आया है, इसी को हमें थोड़ा हमने इस तरह बना लिया हमने, ये C1 और ये C2। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि जनरल सॉल्यूशन आपका ये होगा, हाँ ठीक है भाई, हो रहा है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर लो, इसको उस तरह से लिख लो, x बराबर क्या होता है xt yt, ऐसे लिखो x1 x2, बस हो गया, ठीक है बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 मैच कर रहा है, हम दिखा रहे कैसे, सही है। तो आपका इसका मतलब x कितना है जरा बताना, x है आपका x1 और x2। x1 की वैल्यू कौन है, ये बोर्ड पे जो लिखी है, इसको e की पावर t अंदर ले लेना, ठीक है।
x1 है आपका c1 e की पावर t और ये लिखा है c2 t e की पावर t और x2 कौन है माइनस का c1 e की पावर t और यहाँ कितना लिखा है आपका 1/2 माइनस t और ये लिखा है c2 e की पावर t। ये दोनों को अलग अलग कर लो, जल्दी से अलग अलग कर लो जरा। तो अभी पीछे अलग अलग किया था ना, c1 वाले अलग c2 वाले अलग कर लो। ऐसे लिख सकते हो इसको, c1 e की पावर t कॉमन, क्या बचेगा जरा बताओ। यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा -1 और फिर प्लस, ये अलग अलग कर दो। इसमें से c2 e की पावर t कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा t और ये कितना लिखा है 1/2 माइनस t। कोई डाउट हो फौरन बीच में रोक के पूछ लेना, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक है, हो गया बस, बिल्कुल ऑप्शन 2 मैच कर रहा है भाई। ये आपका x1 दिया, ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 में कह रहा है, ऑप्शन 2 में कह रहा है ये x1 है और ये कौन x2 है, तो हो जाएगा c1 और ये कितना है आपका x1 है और ये कितना है आपका c2 और ये कौन है कह रहा है x2, ऑप्शन 2 देख लो, ये x2 दिया है तो इसमें से e की पावर t कॉमन आ गया। c1 c2 हमने पहले ही कहा था कांस्टेंट, तो c1 c2 को a और b लिख दिया उन्होंने, हम भी लिख दे रहे a और b। c1 c2 को a और b लिख दिया उन्होंने, हम भी लिख दे रहे b, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप c1 c2 ले, a और b ले, c और d ले। देखो आ रहा है ना यह सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है आपका, सही है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जो है वो ऑप्शन 3 ट्रू है, ऑप्शन 3 ट्रू है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 आपका ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है उसमें आइगन वेक्टर पूछा है, वो भी निकाल दे रहे हम। आइगन वेक्टर कैसे करते हैं, आइगन वेक्टर देखो भाई, आपने देखा होगा जब 4.75 मार्क्स वाले जो हैं एमसीक्यू वाले, जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट होते हैं, इसमें टाइम टेकन होता है, इसीलिए हम कहते हैं सबसे कि पहले पार्ट बी करिए, क्योंकि पार्ट बी में आपको सारे ऑप्शन नहीं चेक करने होते, एक ऑप्शन सही आ गया बस वहीं से आंसर खत्म, लेकिन पार्ट सी में आपको हर ऑप्शन चेक करना होता है। इसीलिए एग्जाम में पहले 40 में से 25 क्वेश्चन पार्ट बी के करने होते हैं। तो कम से कम 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 पौने 2 घंटा, अब 1.5 घंटा मिनिमम 1.5 घंटा तो आपको पार्ट ए को पार्ट बी को दे लेना है, 1.5 पौने 2 घंटा करीब पार्ट ए को दे लेना, जिसमें कि कम से कम आप 15 16 17 क्वेश्चन आप ठीक हो जाएं आपके, और बाकी फिर पार्ट सी बाद में करना। देखो ये वाला ऑप्शन सही था। अब देखो आइगन वेक्टर निकालना है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में क्या पूछ रहा है आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर कैसे निकालते हो आपने पढ़ा है बीएससी सेकेंड ईयर वाले मेथड, वही लगाएंगे हम लोग। आइगन वेक्टर के लिए क्या करते हो आपको पता है, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0 करते हैं आइगन वेक्टर के लिए। a माइनस लेमडा आई पीछे अभी आप निकाल चुके हो, डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं बोर्ड से, देख वैसे ही 3 माइनस लेमडा और 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस लेमडा। x कौन है, x है आपका x1 और x2 और यहाँ कितना लिखा 0, 0 को लिख देना 0 0 ऐसे, ठीक है। एक मिनट यार, बड़ा लाइट चल रहा है मार्कर। फिर लेमडा की वैल्यू 1 है, यहाँ लेमडा की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं हम, लेमडा की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं हम। एक सेकंड रुक जाना जरा सा, चलो लेमडा बराबर 1 है, आपको मालूम है आइगन लेमडा कौन होती है आइगन वैल्यू, तो लेमडा बराबर 1 रख दो जरा उसमें, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये लिखा है 2, ये लिखा है -2, ये लिखा है -2, ये लिखा है आपका x1, ये लिखा है आपका x2, ये लिखा है 0 और 0, है ना कि नहीं। चलो जिन्होंने देखा होगा वीडियो उनको दिख रहा होगा इक्लाइन फॉर्म, तो इक्लाइन फॉर्म में बदलो, ठीक है। इसीलिए हमने कहा है भाई वीडियो जो भेजी मैट्रिक्स की जल्दी से जल्दी देख लो, इक्लाइन फॉर्म में बदलो। इक्लाइन फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 बनाने के लिए दोनों को ऐड कर दो, 0 बन जाएगा। यहाँ पर R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 कर दो, तो इसको ऐड करोगे यहाँ 0, ऊपर भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ 0 लिखना आप, इसको ऐड करोगे यहाँ 0 और ये लिखा आपको कौन x1 x2। इक्लाइन फॉर्म में यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ बन गया तो अपने आप है। ये सब चीजें बताई गई है वीडियो में, आप जो प्लेलिस्ट भेजा है मैट्रिसेस की देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इरेज कर रहे हैं जल्दी से लिखना, चलो इरेज कर रहे हैं हम, ये हटा दे रहे पूरा हम, कोई काम नहीं है इसका। तो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, बस यहां से तो कुछ आएगा नहीं, 0x1 0x2।
अच्छा, यहां से जब आपकी एक ही इक्वेशन आती है तो आपको लेट करना पड़ता है किसी को। चलो एक्स दोनों एक इक्वेशन से दो वैल्यू तो निकलती नहीं है, सब आपको बताया जाएगा। x2 आपको लेट कर लो, x2 आप लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, चलो c1 लेट कर लो, चलो k लेट कर लो, x2 आप k लेट कर लो, तो x1 कितना आ जाएगा जरा बताना। यहाँ पर रख दो x1 की वैल्यू, या x1 लेट कर लोगे तो x2 आ जाएगा, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो करो, ठीक है। x2 आपने k लेट कर लिया है, तो x1 हो जाएगा आपका माइनस का, ये आगे वेक्टर अलग आ रहा है, एक सॉरी 2 लिखा था ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 छूट गया हमसे। अब ठीक है भाई, चलो x2 आपने k लेट कर लिया, तो x1 आ जाएगा आपका कितना, माइनस k। तो चलो x कितना आ जाएगा, x होता है x1 x2, यहाँ रख दो जल्दी से, k और माइनस k। जिनको ना समझ में आए तो हमने आपको बताया है, जब वो वीडियो देखोगे आप मैट्रिसेस वाली तो आपको तभी समझ में आएगा। आइगन वेक्टर निकालना, आइगन वैल्यू निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नाम से चैप्टर है, उसमें वही वाला चैप्टर है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला, ये आ गया। तो उन्होंने k बराबर 1 ले लिया है, k बराबर 1 ले लिया है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 और -1। तो ये कौन है, आइगन वेक्टर, एक ही आइगन वेक्टर तो आया बस खाली, तो ये आइगन वेक्टर। ये देखो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन 2 ट्रू है, ऑप्शन 2 भी आपका ट्रू हो गया। चलो ये भी आपका ट्रू हो गया। अब बात आती है ऑप्शन 4 की, ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 में कह रहा है वेक्टर्स x1 एंड x2 इन ऑप्शन 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखते हैं जरा सा क्या कह रहा है भाई। x1 कितना था ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में आपका x1 कितना था, x1 था आपका ये 1 और -1, और x2 आपका ये है t 1/2 माइनस टी, x1 x2 ये आया था ना। कह रहा है क्या ये ऑप्शन 3 में जो ये x1 x2 आया है क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अरे बिल्कुल भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है ही भाई। अब ये बताओ जरा सा, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, अच्छा बताओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपको डायरेक्ट बताए भाई तो वो मेथड से है पूरा। दूसरा हम आपको बताए, अगर x1 में कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ का मतलब कोई कांस्टेंट, अगर x1 में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x2 मिल रहा हो, या x2 में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x1 मिल रहा हो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, x1 में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x2 मिल रहा हो, या x2 में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x1 मिल रहा हो, तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। नहीं मिल रहा हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो चीज के लिए लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसे ही दिखा था डायरेक्टली। अब आप यहाँ बीएससी नहीं कर रहे हो कि आप पूरा निकालो मेथड से, जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ आपको दो चीज दिया है, x1 x2 से बस दो दिया है, हाँ x1 x2 x3 तीन होता तो फिर दिक्कत होती, फिर आपको मेथड से निकालना पड़ता है। अगर आपको पास x1 x2 दो चीज दिया है, दो वेरिएबल दिया है x1 और x2, और आपसे पूछ रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप x1 में कुछ मल्टीप्लाई करके अगर x2 बन रहा है, कुछ का मतलब कांस्टेंट का, और या x2 में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x1 बन रहा है, तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, वरना लीनियरली इंडिपेंडेंट। कहां बन रहा है भाई, x1 में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, कभी कभी नहीं बनेगा। कहां इसमें t है, कहां इसमें t है ही नहीं, तो x1 में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x2 बन जाएगा, नहीं बनेगा। या x2 में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x1 बन जाएगा क्या, सोचो, पक्का नहीं बनेगा। इसमें कोई भी कांस्टेंट का, यहाँ पर 1 का कर लो, 1/2 का कर लो, किसी का भी कर लो, 1 और -1 तो नहीं बन सकता है। तो x1 में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x1 नहीं बन रहा है, सॉरी x2 नहीं बन रहा है, और x2 में भी कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके x1 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, आपस में आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सारे ऑप्शन हमने सॉल्व कर दिए, ये चीज थी भाई, ठीक है। अब आपका शायद एक क्वेश्चन आपको और पूछना होगा, एससीक्यू का लास्ट था वो बचा हुआ है, वो भी हम कल बता देंगे, टाइम ज्यादा हो गया, 8 बज गया भाई, अब शायद नहीं बता रहे, पढ़ा दिया हमने पिछली वाली क्लास में, हमने 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया क्योंकि थके हुए बहुत, तबीयत नहीं ठीक है। तो 6 नंबर जो है बस यही बचा हुआ है एक, बाकी अगर कोई क्वेश्चन किसी का बच गया हो बता देना। एससीक्यू का 6 बचा हुआ है, एससीक्यू का। अब बाकी एक काम, अब हाँ अब आपको ये बता दे जरा से क्या है आगे चैप्टर 7, वो तो हमको पढ़ाना है, वो कल हम स्टार्ट करेंगे, खुद ही पढ़ाएंगे कल हम, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। उसके आगे है उसके आगे वाली चीज हम पढ़ा चुके हैं भाई नोट्स में, अगर आप थोड़ी देर के लिए नोट्स चाहे ओपन करके देख लो, उसके आगे जो लिखा है वो सब हम पढ़ा चुके हैं आपको पूरा चैप्टर।
कैलकुलेट फॉर्म, सिंगुलर सोल्यूशन, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसकी नहीं जरूरत है। ये सिंगुलर सोल्यूशन पूरा पढ़ा चुके हैं हम, ये हटा दो, यहाँ से पूरा हो चुका है। अच्छा, और इसके आगे एग्जिस्टेंस यूनिकनेस बस एक चैप्टर बचा है, बाकी सब पढ़ा चुके हैं हम। अच्छा, स्टार्टिंग से जरा आना, ये चैप्टर ये वाला भी हो गया है, सभी पूरे चैप्टर सब पढ़ा दिया हमने, कुछ छूटा नहीं है मेरे ख्याल से। चैप्टर 2 जो था ये भी हो चुका है, ये सब भी हो गया है, ठीक है, सभी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओडी लगभग आपकी खत्म हो गई, एक चैप्टर आखिरी बचा है, रॉन्स्कियन वाला भी पूरा चैप्टर हो गया है, ठीक है। बस आपके इसमें गेट वगैरह क्वेश्चन है, जो नेट के क्वेश्चन तो आप लगा ही चुके हो, और अब गेट के क्वेश्चन भी है, वो भी आप कर लेना। तो बस सिर्फ खाली ये जो है आपका हमको एग्जिस्टेंस यूनिकनेस पढ़ाना है, फिर बाकी और जगह से प्रॉब्लम हम भेजते रहेंगे आपको, हाँ कि ये भी लगा लो, और जगह से क्वेश्चन है वो आपको भेजते रहेंगे कि हाँ यहाँ से भी लगा लो, और बाकी जो है हम आपको पीडी शुरू कर देंगे, ठीक है। पीडी सिर्फ नेट गेट में आती है, जैम में नहीं है पीडी इस बार से।